हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों की जैसा कि हम लोग इसके पहले यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ा था। एल्गी के जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, साइनोबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, एल्गल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स एल्गल सेल देखा, ऑन यूकैरियोट्स एल्गल सेल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और साथ साथ उसमें एल्गी के हम जीनस के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोग क्लोरोफाइसी के मेंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, एंड साइनोफाइसी के मेंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हम लोगों ने अभी रोडोफाइसी और बैसिलियोफाइसी के मेंबर के बारे में, जो उसके एक एक जीनस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कभी जब हम लोग खाली होंगे तो पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं आज आप लोगों को यूनिट नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग यही 2 यूनिट पे फोकस कर ले तो आपके 5 क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इन 2 यूनिट पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा इन कंपेरिजन टू दी जीनस की जो भी यूनिट है, ठीक है। जीनस में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हम आप लोग उसमें से वो लोग पढ़ लीजिएगा। जीनस में थोड़ा सा आप लोग बच्चों का कम कमांड होता है, तो वो सही से उसको नहीं याद कर पाते हैं। तो बच्चों, आज के जो हमारा सेकंड यूनिट है उसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में, ओवरऑल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। और जो यूनिट नंबर 1 थी उसमें हम लोगों ने टोटली वायरस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए यूनिट नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन दी प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया का हमें जो सेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें पढ़ना है टोटली यहाँ पे। उसके साथ साथ हम आर्किया का भी सेल स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे इसलिए बैक्टीरिया एंड आर्किया लिखा गया क्योंकि जो बैक्टीरिया और जो आर्किया होते हैं वो दोनों ही प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। बट इसमें इनके सेल स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल वगैरह जो कॉम्पोजिशन होता है इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। The next अगर टॉपिक हम लोग देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोकैरियोट्स बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर। देन उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, जिसमें से हमें आर्किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन अगर नेक्स्ट देखें तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फोटोट्रॉफी बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीमोलिथोट्रॉफी बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफी बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफी बैक्टीरिया क्या होते हैं, एंड फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो अपना बैक्टीरियल का सेल डिवीजन कैसे होता है, एंड माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि इनका ग्रोथ कैसे होता है, ठीक है। बैक्टीरियल जीनोम एंड प्लाज्मिड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बैक्टीरियल जीनोम स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मिड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखेंगे म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। देन माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल कल्चर एंड स्टेनिंग, कैसे हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल करते होंगे तो आपको उसमें स्टेनिंग की जो प्रोसेस है वो आपको बताई जाती होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि हमारे प्रतिदिन जीवन में बैक्टीरिया का क्या महत्व है, किस तरीके से हम बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिट्स भी रोल प्ले करते हैं और बेनिफिशियल रोल भी प्ले करते हैं, और हार्मफुल भी हमारे लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। यानी कि ये हार्मफुल इम्पैक्ट भी डालते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स में, एंड किसी भी एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए ये बेसिकली क्या होते हैं कि बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकेंड यूनिट में जो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसके जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके क्या क्या
उसके कैरेक्टर्स होते हैं एक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उनकी सेल स्ट्रक्चर देखेंगे और उन सेल स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर जो सेल्स जो भी पार्ट्स होंगे उनका क्या फंक्शन होगा, हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है बच्चों, उसमें हम लोग किस बैक्टीरिया के डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कवरी देखते हैं कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन यहां पे देख लेते हैं, देन नेक्स्ट इसके बाद जो हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके डिफिनेशंस के बारे में देखेंगे और उनके जनरल फीचर्स यानी कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1676 में सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। आप लोग स्पेलिंग पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो लीवेनहॉक की जो स्पेलिंग होती है वो बच्चों से गलत हो जाती है। 1676 ईस्वी में सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, जिसे इसने कहा था एनिमलक्यूल्स। इन्होंने एनिमलक्यूल्स कहा था, यानी कि इसका मतलब होता है टीनी एनिमल्स, यानी कि स्मॉल एनिमल्स, जिसका मतलब कि एक छोटे साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी 1676 ईस्वी में, जिसे इन्होंने क्या कहा था, एनिमलक्यूल्स कहा था। और हेनबर्ग ने सबसे पहले जो बैक्टीरिया टर्म, क्योंकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इन्हें क्या कहा था, एनिमलक्यूल्स कहा था, बट बैक्टीरिया नहीं कहा था। देन हेनबर्ग ने 1838 ईस्वी में यानी कि 1838 में इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म की डिस्कवरी की। सबसे पहले जो टर्म बैक्टीरिया जो यूज्ड बाय दी हेनबर्ग इन 1838, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था 1676 में, एंड देन टर्म बैक्टीरिया वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय दी हेनबर्ग इन 1838, ठीक है। द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लुईस पास्चर इन 1815 लेड द फाउंडेशन ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट, हु इज द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, लुईस पास्चर इज द फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो हमारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट इंडियन किसको कहा जाता है, लुईस पास्चर को कहा जाता है, ठीक है। 1815 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले जो भी फर्मेंटेशन वगैरह था, किण्वन जो विधि थी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उस तरीके उसका प्रयोग करके इन्होंने बैक्टीरिया पे अपनी डिस्कवरी की थी, जिसे इनको फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। देन रॉबर्ट कोच इन 1819 डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ द बैक्टीरिया एज ए पैथोजेंस, यानी कि जो कोच पॉस्टुलेशन है उसके थ्रू रॉबर्ट कोच ने 1890 ईस्वी में ये बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एज ए पैथोजेंस भी काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि बैक्टीरिया का रोल एज ए पैथोजेंस किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने इन 1819 में, किसके थ्रू, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कोच पॉस्टुलेट के थ्रू इन्होंने ये बात बताई थी कि बैक्टीरिया एज ए पैथोजेंस भी अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। देन अभी तक तो हम लोगों ने डिस्कवरी के बारे में देखा। देन अगर हम नेक्स्ट देखें, जो इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ें, तो बैक्टीरिया सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि बैक्टीरिया हम किसको कहते किसको हैं, ठीक है। बैक्टीरिया होते क्या हैं, तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हम उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, एंड यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि इनका जो सेल्स होता है बेसिकली सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। इनकी जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। जैसे कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है या फिर प्लांट्स की होती है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे हम सांस लेने के लिए हमारे पास नोज वगैरह है, देखने के लिए आईज एंड ऑल है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। बट इनका जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि इनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल उन्हीं एक सेल्स से ही कंप्लीट होती है, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनमें यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होगा, इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा वो बेसिकली कैसा होगा, वो इसमें एब्सेंट होगा, किसमें, बैक्टीरिया में। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि बैक्टीरिया आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट देखें तो एब्सेंट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि इसमें किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे गोल्जी बॉडी, माइट्रोकांडिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, बेसिकली हमें एब्सेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, ट्रू न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, यानी कि इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। टोटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होता है वो भी एब्सेंट होगा, ठीक है। कंटेन न्यूक्लियोइड्स नेक्ड सर्कुलर डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है जो कि क्या कैसा होता है, नेक्ड सर्कुलर डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टिपिकली ऑफ 0.5 to 5.0 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, यानी कि अगर हम बैक्टीरिया की साइज की बात करें कि बैक्टीरिया की जो साइज होती है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हम नेक्ड आइज से हम इन्हें नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो इनकी जो साइज होती है बेसिकली वो कितनी होती है, 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ होती है, ठीक है। ये तो हमने बैक्टीरिया की अभी देखा कि क्या होते हैं, उनके डिफिनेशंस के बारे में देखा और उनकी साइज क्या होती है उसके बारे में जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अब नेक्स्ट स्लाइड देखें तो इसमें हम बात करते हैं दे कम इन मैनी शेप्स एंड साइज, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली कैसे बहुत सारे शेप्स एंड साइज के होते हैं। वो डिपेंड्स करता है बैक्टीरिया के जीनस पे, क्लासेस पे, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया की स्पीसीज हमें आपको देखने को मिलेंगी, बैसिलस, कोकाई, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं वो मतलब उनका जो साइज है वो डिफरेंट इन शेप होगा, डिफरेंट साइज का भी हो सकता है। जिसमें से अगर हम कुछ साइज के बारे में देखें, यानी कि उनके शेप के बारे में जानें, तो जो बैक्टीरिया होंगे स्फीयर्स शेप होंगे, स्फेरिकल इन शेप होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, स्पाइरल थ्रेड्स लाइक होंगे, फिलामेंटस टाइप के कुछ बैक्टीरिया होंगे, रॉड शेप्ड होंगे, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे कि जो कि आपस में जुड़कर चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि ढेर सारे बैक्टीरिया के सेल, एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, तीन बैक्टीरिया ऐसे जुड़कर एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और कुछ ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग रॉड शेप्ड बैक्टीरिया या फिर चैन लाइक बैक्टीरिया या सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वहीं पे कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली उनका जो क्लासिफिकेशन देखें तो डिफरेंट अलग अलग बेसिस पे उनको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ गैसियस ऑक्सीजन के बेसिस पे देखें तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको अपनी लाइफ साइकिल यानी रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिनको किसी भी तरीके का ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पे देखें कि हेट्रोट्रोपस एंड ऑटोट्रोपस यानी कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो वहां पर भी बैक्टीरिया हमें दो ग्रुप में डिवाइड होकर देखने को मिलते हैं, जिसमें हेट्रोट्रोपस होते हैं, ऑटोट्रोपस होते हैं। हेट्रोट्रोपस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकते, ठीक है, यानी कि वो टोटली डिपेंड होते हैं किसी दूसरे प्लांट, किसी दूसरे होस्ट पे। अगर वहीं पे ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया को हम लोग देखें तो ये क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन ये अपना स्वयं से खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपी बैक्टीरिया। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शंस के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, उनको किस ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और उनका शेप एंड साइज कैसा होता है। अभी हम शेप एंड साइज या क्लासिफिकेशन के डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शंस के बारे में अभी तक हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम अब देखें, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कैसा होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है, यानी कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। और प्रोकैरियोट्स मतलब ही होता है प्रिमिटिव टाइप के कैरियन। अगर हम इनका ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, इसमें देखिए दो तरीके को हमें सेल स्ट्रक्चर के जो होता है वो दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ जो है एक होते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में, वो फ्लैजिला होते हैं, पिलाई होते हैं, कैप्सूल होते हैं, सीथ होते हैं। ये चार जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियल सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्सटर्नल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। अगर वहीं पे हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसमें तीन टाइप के हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसमें है पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, थर्ड है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस हमने इसलिए यहां पे लिखा है क्योंकि एक आप लोगों को समझने में आसानी हो कि जो न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यहां पे एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम लोग एक जनरल ओवरव्यू जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देन उसके बारे में हमें एक एक सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देखते हैं, ये एक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। टोटली एक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, ठीक है, और यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम सबसे बाहरी लेयर की बात करें, जो हम लोगों ने तीन स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, तो सबसे पहले ये फ्लैजिला है। आप यहाँ पे फ्लैजिला के बारे में देख सकते हैं, जिसको फ्लैजिलम बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि कहीं कहीं आपको बैक्टीरियम अगर देखने को मिलता है, बैक्टीरियम और बैक्टीरिया, जब सिंगल बैक्टीरिया की बात होगी तो वहां पे हम सिंगल बैक्टीरिया जहां पे होगा तो उसको हम लोग बैक्टीरियम बोलेंगे, और जब बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग बैक्टीरिया ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये जैसे सेम यहीं पे यहाँ पे फ्लैजिलम, यानी कि जब एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसको फ्लैजिला बोलेंगे, जब बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उसको फ्लैजिलम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। एंड ये एक पूरा का पूरा एक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है आपको इलेबोरेट करने के लिए बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर या फिर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, दोनों में डिफरेंस आपसे पूछ लेगा, ठीक है। दोनों को इलेबोरेट करने के लिए डायग्राम आपसे पूछ लेता है। तो ये आपका एक जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल है, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहरी जो हम लोगों ने तीन पार्ट देखा था, देखिए ये पहला जो है फ्लैजिला है, दूसरा हम लोगों ने देखा था पिलाई, ठीक है, ये दूसरा पिलाई हो गया। अगर हम थर्ड अगर देखते हैं तो हमारा क्या था, कैप्सूल था, ठीक है। ये हमारा थर्ड जो था वो क्या था, कैप्सूल था, ठीक, कैप्सूल हो गया। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो इंटरनल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम फ्लैजिला, अब हम एक एक करके देखिए, फ्लैजिला है ये सब, ये कैसा होता है, हेलिकल इन शेप होता है, ठीक है, यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल इन शेप्ड होता है। सबसे आउटर ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है किसी भी सेल्स के, कैप्सूल सबसे बाहरी लेयर प्रेजेंट होता है, पिलाई। अब एक एक करके हम इन सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इंडोस्पोर्स है, कैप्सूल सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन जो हो गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड्स, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली हमें इंटरनली किसी भी सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखने को मिलता है। यानी कि सेल के अंदर जितनी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं वो इंटरनली, उसमें कौन कौन सी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड, ठीक है। चलिए हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैजिला देखेंगे, ठीक है। फ्लैजिला के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जो फ्लैजिला होता है कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। फ्लैजिला जो होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला क्या होता है, लॉन्ग हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेलिकल इन शेप होता है, यानी कि स्ट्रेट नहीं होता, एकदम सीधा नहीं होता है, वो कैसा होता है, वो हेलिकल शेप होता है, ठीक है। आपको देखने को जो मिलेगा
आपको हेलिकल शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी साइज की बात करें फ्लैजला, तो 4 to 5 नैनोमीटर जो होता है वो इनकी लेंथ होती है, यानी कि इनकी जो लंबाई होती है 4 से 5 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई होती है 0.021 नैनोमीटर से लेकर 0.03 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट अगर वहीं पे हम लोग इनकी बात करें कि ये इनके फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइड मोटिलिटी टू दी बैक्टीरिया, यानी कि ये बेसिकली बैक्टीरिया के लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट अगर देखें हेल्प इन द बैक्टीरियल पैथोजेनेसिटी एंड सर्वाइवल, यानी कि बैक्टीरिया के पैथोजेनेसिटी एंड सर्वाइवल, उनको सर्वाइव करने में बेसिकली फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्लैजला होता है बेसिकली डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, जिसको हम लोग फिलामेंटस होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी, यानी कि जहां से फ्लैजला किसी भी किसी भी बॉडी से जो सेल होती है वहां से अटैच जो होती है। ठीक है, ये इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बेसल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं, इसको हम लोग फिलामेंटस बोलते हैं, और लास्ट वाले को हुक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्लैजला होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया कि इसको हम लोग बेसल्स बॉडी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको फिलामेंट बोलेंगे, देन इसको हुक बोलेंगे, देन इसके आगे वाला जो है वो फिलामेंट, इसको हम लोग फिलामेंट बोलेंगे, इसको हम लोग हुक बोलेंगे, और इसको जो हम लोग बेसल बॉडी बोलेंगे। ठीक है, बेसल, हुक, फिलामेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे अगर हमारा ये हमने फ्लैजला के बारे में देख लिया कि कैसा होता है फ्लैजला। बेसिकली लॉन्ग होता है, हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिनकी लंबाई जो होती है 4 से 5 माइक्रोमीटर्स होती है, जिनकी चौड़ाई जो होती है 0.01 से लेके 0.03 माइक्रोमीटर्स होती है। और ये बेसिकली किसी भी बैक्टीरिया को लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे आने जाने में हेल्प करते हैं, और इनके सर्वाइवल में भी बेसिकली इनको हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वहीं पे हम लोग पिलाई या फिर फेम्ब्रियेज के बारे में बात करें, यानी कि उसको पिलाई भी बोलते हैं और फेम्ब्रियेज भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, शॉर्ट होता है, यानी कि छोटा होता है इन कंपेरिजन टू दी फ्लैजला। जो पिलाई होता है वो कैसा होता है, स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, हॉलो होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि नॉन हेलिकल फिलामेंटस, यानी कि इसमें किसी भी तरीके के हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, वो स्ट्रेट होते हैं, छोटे होते हैं और सीधे होते हैं। साइज होती है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर्स होती है, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर्स होती है। ये बेसिकली मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स पिलीन, यानी कि ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग पिलीन के नाम से जानते हैं। और जो हमारा फ्लैजला था वो फिब्रिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये बेसिकली हेल्प इन दी एडरेंस टू दी होस्ट सेल, यानी कि ये बेसिकली हेल्प करते हैं। ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो किसी भी होस्ट सेल से ये चिपकने में, यानी कि अटैच होने में बेसिकली ये हेल्प करते हैं। सेक्स पिलाई अगर बात करें तो सेक्स पिलाई क्या होते हैं कि टेक पार्ट इन द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, यानी कि ये एक तरीके के ये भी एक पिलाई ही होते हैं, बट ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशंस में हेल्प करते हैं, जो कि नॉर्मल पिलाई से वो थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, जिनकी साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है। फ्यू इन नंबर, जस्ट 1 and 4 इन नंबर्स, यानी कि पूरी की पूरी एक बैक्टीरियल सेल्स में जो सेक्स पिलाई की जो संख्या है वो 1 से लेके 4 तक प्रेजेंट होंगी, और वो नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ी होंगी पिलाई के, और ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशंस में बेसिकली हेल्प करते हैं, यानी कि ये जो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स का जो क्रोमोसोम्स हो, डीएनए होगा, वो एक्सचेंज करने के लिए बेसिकली ये सेक्स पिलाई जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये सेक्स पिलाई का स्ट्रक्चर है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप लोगों को ये आप लोगों ने देखा कि ये फ्लैजला है, और अगर हम पिलाई की बात करें वहीं पे, तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं इनको हम लोग पिलाई बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग सेक्स पिलाई की बात करें
तो ये जो आपको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को देखें तो ये क्या है, सेक्स पिलाई है, ठीक है, ये सेक्स पिलाई है, ठीक है। देखिए हम एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे 3 हो गया, और एक 4 स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 मतलब एक सेल्स में बेसिकली 3 से 4 पिलाई जो है सेक्स पिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने पिलाई के बारे में पढ़ा, यानी कि एक स्मॉल शॉर्ट हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाया जो कि प्रोटीन्स यानी कि पिलीन से मिलकर बनी होती है, और ये बेसिकली हेल्प करती है किसी भी बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल पे, या तो वो फिर एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, कहीं पर भी उनके होस्ट सेल के सरफेस पे जान उनको अटैच करने में बेसिकली हेल्प करती है। और जो सेक्स पिलाई है वो बेसिकली बैक्टीरियल कॉन्जुगेशंस में हिस्सा लेती है, जो कि नॉर्मल पिलाई से बड़ी होती है और 10 से 20 माइक्रोमीटर लंबी होती है, और 1 से 4 जो है वो सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती हैं एक सेल्स में। नेक्स्ट अब हम लोग कैप्सूल की बात करें, ये भी एक तरीके का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल पार्ट है किसका, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का, जो कि इट सराउंड द सेल वॉल, यानी कि ये कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करती है, कवर करके यानी कि सराउंड करके रखती है। विस्कस इन नेचर, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा इन मतलब जिलेटिनस टाइप का कुछ गाढ़ा एक नेचर होता है। हेल्प इन द एड्रेंस, यानी कि एक तरीके से ये बैक्टीरियल का जो सेल वॉल होता है उस पर किसी भी तरीके कोई इंपैक्ट ना पड़े, उस पर हार्मफुल ना हो, यानी कि वो टूटे ना किसी भी तरीके से मैकेनिकली फोर्स की वजह से, इसलिए कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि अगेंस्ट फाइगोसाइटोसिस, और यानी कि फाइगोसाइटोसिस के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। जो कैप्सूल्स होता है बेसिकली 2 तरीके के कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो कैप्सूल्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स। जो मैक्रो कैप्सूल्स होते हैं वो थिकनेस होती है इनकी 0.2 माइक्रो इन मीटर्स या फिर उससे ज़्यादा होती है, और जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं उनकी जो लेयरी होती है, यानी एक तरीके से जिलेटिनस, ये एक तरीके से लेयर ही प्रेजेंट होती है ना सेल वॉल के ऊपर, तो उनकी जो साइज होती है, मोटाई होती है वो 0.2 वो लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर से पतली होती है, यानी कि पतली उसकी मोटाई होती है, ठीक है। तो ये हमने कैप्सूल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम स्लिम लेयर के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी कैप्सूल्स की जगह हमें ये स्लिम लेयर भी देखने को मिलती है। तो सम बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पैराक्रिस्टलिन कोलाइडल प्रोटीन से मिलकर बेसिकली मटेरियल से बिनकर बना होता है, जिसको हम लोग स्लिम लेयर कहते हैं। स्लिम लेयर क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं। सम बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पैराक्रिस्टलिन कोलाइडल प्रोटीन्स से जो हमारा बैक्टीरियल होता है वो सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग स्लिम लेयर के नाम से जानते हैं। स्लिम लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, स्लिम लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रोटियोलिटिक एंजाइम, यानी कि जो ये स्लिम लेयर होता है वो किसी भी बैक्टीरिया को प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स होता है उसमें उससे बेसिकली हेल्प करता है कि ये उस एंजाइम, ये प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम है वो उस बैक्टीरिया को तोड़ ना सके, मतलब यानी कि उनको तोड़ ना पाए, इसलिए ये हमारा जो स्लिम लेयर है वो बैक्टीरिया के बाहर प्रेजेंट होता है। ये तो अभी तक हम लोगों ने आउटर जो सेल स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हम लोगों ने फ्लैजिला, पिलाई, कैप्सूल्स एंड स्लिम लेयर के बारे में जाना। अब हम लोग इंटरनल जो भी बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहला हमारा जो आता है वो सेल वॉल है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इसमें क्या सेल वॉल है, जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यानी कि एक रिजिड होती है, कठोर एक सेल स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो कि बेसिकली मेड अप ऑफ दी पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, बेसिकली मेड अप ऑफ दी पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है ये सेल वॉल। एंड इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो 10 से 25 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है।
ये बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के सेल वॉल के बारे में है कि एक रिजिड सेल स्ट्रक्चर होती है जो कि बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से कवर करके घेर कर रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जिसकी जो बेसिकली जिसकी थिकनेस जो मोटाई जो होती है वो 10 से 25 माइक्रोमीटर्स होती है। जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, वो दो तरीके की होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन एंड टिकोइक एसिड से मिलकर बना होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन एंड लाइपोपेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है डिफरेंस बिटवीन इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछ देता है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताऊंगा, यानी कि एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट वहीं पे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इंटरनल जो सेल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर का पार्ट है वो क्या है, ठीक है, वो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के जो भीतरी वाली लेयर होती है, यानी कि उसके बाद की जो अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बनी होती है, और जस्ट बीनीथ द सेल वॉल इनक्लोजिंग साइटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, फास्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बनी होती है, ये सेल वॉल के जस्ट नीचे वाली परत होती है, और ये साइटोप्लाज्म को कवर करके यानी कि घेर कर रखती है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को कवर करके रखती है, ठीक उसी प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है, जो फास्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बनी होती है, और ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। ये थिन सेमी परमिएबल, ये थिन होती है, ये जो लेयर होती है जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली कैसा होता है, थिन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जो बेसिकली इनकी जो मोटाई होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी जो मोटाई होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, ये थिन होती है, सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। कंटेन्स सेवरल पोरीन्स प्रोटीन फॉर द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस। ये बेसिकली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें एक पोरीन्स नामक प्रोटीन्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आपको मिलेगा, जो कि बेसिकली हेल्प करता है किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड आयन, यानी कि आयन एक्सचेंज एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हेल्प करता है, और साथ साथ हेल्प करता है ये जो पोरीन प्रोटीन होता है बेसिकली कहाँ हेल्प करता है, और हेल्प करता है हेल्प इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि जो ये पोरीन प्रोटीन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में भी हेल्प करता है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी हेल्प करता है। तो ये हम लोगों ने अभी सेल मेम्ब्रेन के बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो साइटोप्लाज्म है, उसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोलॉइडल होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। जो इनका साइटोप्लाज्म होता है कलरलेस होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं होता है, कोलॉइडल होता है, और विस्कस फ्लूइड होता है यानी कि गाढ़ा होता है, इनक्लोज्ड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ दी बैक्टीरिया जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होते हैं, यानी किसी भी तरीके का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें देखने को हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट वहीं पे हम लोग बात करें अगर साइटोप्लाज्म में, तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइबोसोम, मीजोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। अगर राइबोसोम्स की बात करें तो 70S टाइप का राइबोसोम्स हमें बैक्टीरियल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि 70 टाइप का जो यस है 70S टाइप का जो राइबोसोम्स है वो हमें बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, जो हेल्प करता है सिंथेसाइज बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड एंजाइम, जो बेसिकली प्रोटीन्स और एंजाइम के सिंथेसिस में हेल्प करता है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें तो उसमें जो होता है 80S टाइप का जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होता है।
अब मीजोसोम्स, देखिए जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जिस तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी तरीके से यहाँ पे मीजोसोम्स प्रेजेंट होता है, यानी कि माइक्रोकार्डिया के से ही मिलता जुलता जो मीजोसोम्स है वो उसका भी फंक्शंस है। बैक्टीरियल रिस्पायरेशन, यानी कि बेसिकली हेल्प मीजोसोम्स होता है वो बैक्टीरियल रिस्पायरेशन में हेल्प करता है एंड हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द क्रोमोसोम्स टू द डॉटर सेल। और बेसिकली बैक्टीरियल जो मीजोसोम्स होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि हेल्प करता है क्रोमोसोम्स को ट्रांसफर करने में एक मतलब पेरेंटल सेल से टू दी डॉटर सेल्स में। एंड थर्ड अगर वहीं पे हम लोग देखें तो इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो भी कैसा होता है, एक साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रेजेंट मिलकर बना होता है, जो कि स्टोरेज ऑफ एंजाइम यानी कि एनर्जी स्टोरेज ऑफ एनर्जी यानी कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है हमारा इंक्लूजन बॉडी। फिर वहीं पे हम लोग न्यूक्लियस की अगर बात करें, जो सबसे लास्ट हमारी जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का जो लास्ट पार्ट हमारा है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली टोटली जो है एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं प्रेजेंट होता है। और क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म आर बेसिकली नॉट प्रेजेंट होती है। और इसको हम लोग जो न्यूक्लियस होता है हम लोग उसको न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होता है जो कि ओपन होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड आइदर इन ए क्लोज्ड सर्कुलर आर इन ए क्लोइडल फॉर्म, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता था उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता था, बट ये जो न्यूक्लियोइड्स होता है वहीं पे यही हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है, क्लोइडल फॉर्म में होता है, सर्कुलर भी होता है। आप यानी कि सर्कुलर अगर फॉर्म में देखें तो जो हमारा डीएनए देखने को मिलेगा वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर आपको कैसा क्लोइडल फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, सर्कुलर या फिर क्लोइडल फॉर्म में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो देखने को मिलता है। न्यूक्लियोइड्स एज ए क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि जो न्यूक्लियोइड्स होता है वही एक हमारा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की तरह जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है वो न्यूक्लियोइड्स की तरह ही फंक्शन करता है, जो बेसिकली हमारा का साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में देखा, जिसके डिस्कवरीज के बारे में हम डिस्कवरी के बारे में देखा, उनके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा और उनके बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। और